कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ कुछ शब्द सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो किसी के भी सोचने का तरीका बदल सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही शक्तिशाली तर्क को परत दर परत खोलकर देखेंगे। देखिए, यहाँ हमारा मकसद सही या गलत तय करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम तो बस ये समझना चाहते हैं कि भाषा, तुलना और भावनाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके एक यादगार दलील आखिर गढ़ी कैसे जाती है। चलिए शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। किसी भी संस्कृति की असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपने मृतकों के साथ कैसा सलूक करती है। ये जो रीति रिवाज होते हैं ना, ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये तो हमारे सबसे गहरे मूल्यों का एक तरह से आईना होते हैं। और बस यही वो जमीन है जिस पर हमारा आज का पूरा तर्क खड़ा होने वाला है। और फिर एक ही झटके में माहौल बदल जाता है। ये कोई विनम्र निवेदन नहीं है, बल्कि एक सीधी सीधी चुनौती है। एक ऐसा शुरुआती बयान जो सुनने वाले को या तो तुरंत बचाव की मुद्रा में ले आता है या फिर उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ से बहस शुरू होती है। तो सवाल ये है कि ये दलील आखिर काम कैसे करती है। इसकी ताकत का राज एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत असरदार तकनीक में छुपा है, और वो है दो बिल्कुल अलग तस्वीरों को आमने सामने खड़ा कर देना। यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रास्ट इस पूरी दलील की नींव है। दलील की पहली तस्वीर पर गौर कीजिए। ये है एक इंसान की आखिरी यात्रा। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को सम्मान के साथ घर से बाहर ले जाया जाता है। एक पवित्रता, एक तरह की दूरी बनाई रखी जाती है, यहाँ तक कि उसके इस्तेमाल की हुई चीज़ों को भी घर से हटा दिया जाता है। और अब आती है दूसरी तस्वीर, जो पहली से बिल्कुल बिल्कुल उलट है। एक जानवर का मृत शरीर, उसे घर से बाहर नहीं बल्कि अंदर लाया जाता है। उसे दूर नहीं रखा जाता, बल्कि बड़े चाव से एक उत्सव के साथ भोजन की थाली का हिस्सा बना लिया जाता है। इससे ज्यादा साफ विरोधाभास और क्या हो सकता है। तो हमारे सामने ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है पवित्रता, दूरी और निपटान, और दूसरी तरफ उत्सव, नजदीकी और उपभोग। एक काम घर के बाहर होता है, दूसरा घर के अंदर। ये दलील सिर्फ इस फर्क को दिखाती नहीं है, बल्कि इसे हमारे विवेक पर एक सवाल की तरह दागती है। और बस यहीं पर ये दलील अपना जाल बिछा देती है। ये सुनने वाले को एक बहुत ही असहज सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है कि एक ही चीज, यानी एक मृत शरीर के लिए ये दो बिल्कुल अलग अलग पैमाने क्यों। यही सवाल इस दलील का असली इंजन है जो दिमाग को चलाता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ तर्क और तुलना पर खत्म नहीं होती। इस दलील का असली मास्टर स्ट्रोक तो अब आता है। एक ऐसा रूपक, एक ऐसा मेटाफर जो दिमाग से उतरकर सीधे दिल पर चोट करता है। और वो मेटाफर है पेट को श्मशान। जरा इस शब्द के बारे में सोचिए। श्मशान एक ऐसा शब्द जिसके साथ पवित्रता, गंभीरता और मृत्यु का भाव जुड़ा है, और इस तर्क ने उस शब्द को उठाया और सीधे पेट से जोड़ दिया। इसे एक बेहद शक्तिशाली और परेशान करने वाली तस्वीर बनती है। और बस ये एक लाइन और तर्क अपनी पूरी ताकत से जैसे विस्फोट कर जाता है। ये खाने जैसी एक बहुत ही सामान्य क्रिया को सीधे सीधे अंतिम संस्कार की क्रिया से जोड़ देता है। ये एक ऐसी छवि है जिसे कोई चाहे भी तो आसानी से अपने जहन से नहीं निकाल सकता। तो इस पूरी कवायद का, इस तुलना और इस मेटाफर का असली मकसद क्या है? मकसद है एक आईना दिखाना, सुनने वाले को अपने ही व्यवहार में छिपे एक गहरे अंतर्विरोध, या यूं कहें कि एक पाखंड का सामना करने पर मजबूर कर देना। तो अगर हम इस पूरी दलील की रेसिपी देखें तो इसमें 4 चीजें हैं। सबसे पहले एक सीधा आरोप, फिर एक साफ साफ तुलना, उसके बाद एक शक्तिशाली रूपक, और आखिर में एक ऐसा नतीजा जिसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद समझ आ जाता है। ये अपनी बात मनवाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। तो असली मकसद है रीफ्रेमिंग करना, यानी खाने जैसी एक सामान्य रोजमर्रा की क्रिया को लेना और उसे एक अपवित्र काम की तरह पेश कर देना। ये किसी के नजरिए को 180 डिग्री पर घुमा देने की कोशिश है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आखिर इन शब्दों और रूपकों में इतनी ताकत आती कहाँ से है? कैसे ये हमारे रोजमर्रा के सच को चुनौती दे सकते हैं और हमें इस दुनिया को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखने पर मजबूर कर सकते हैं?